Today I am going to discuss about the next topic, okay, of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में दिया गया है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में दिया गया है। ओके, हमारे पास क्या क्या ये टॉप 10 MCQs है, उसके बाद ये सीरीज चलती रहेगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। ओके, तो इसमें क्या पहला स्टेटमेंट दिया है, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 17 अक्टूबर 1949। ओके, इसको कब इनकॉर्पोरेट किया था, किस पार्ट में, पार्ट 21 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब, 17 अक्टूबर 1949। ओके, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नेक्स्ट, इट ग्रांटेड लोकल ऑटोनॉमी एंड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर एज ए परमानेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये परमानेंट प्रोविजन देता था जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370? ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? ओके, आइदर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 ओनली एंड नदर 1 and not 2। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा? ओके, तो आपने इस चीज़ के बारे में इसको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 21th of the Indian Constitution on 17 October 1949. Yes, it is a correct statement. Okay, next, it granted local autonomy and special status to Jammu and Kashmir as a permanent। नहीं, ये permanent residence नहीं था। ओके, ये क्या था, ये टेम्परेरी था। क्या था ये? टेम्परेरी। ये टेम्परेरी प्रोविजन था, याद रखना, टेम्परेरी प्रोविजन था, नॉट परमानेंट। ओके, इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट वन। ओके, तो इसमें क्या था, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, 17 अक्टूबर 1949 को। ओके, इसको इनकॉर्पोरेट किया था आर्टिकल 317 को पार्ट 21 में, और ये परमानेंट नहीं था, ये टेम्परेरी प्रोविजन था। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द दिल्ली एग्रीमेंट। अब हम दिल्ली एग्रीमेंट की बात करेंगे। ओके, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द दिल्ली एग्रीमेंट क्या है? इट वाज साइंड इन द ईयर 1952। क्या ये 1952 में साइन किया था बिटवीन द PM ऑफ इंडिया एंड द जम्मू एंड कश्मीर? क्या प्रधानमंत्री, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और एंड जम्मू एंड कश्मीर जो शेख अब्दुल्ला जी थे, ओके, उनके बीच में साइन हुआ था क्या? इट फर्दर सॉलिडिफाइड एंड डिटेल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप अंडर आर्टिकल 370। क्या इसमें ये चीज़ें हुई थी एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप के बारे में? ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? ओके, बताएं आप। तो हमारे पास दिल्ली एग्रीमेंट कब हुआ था? 1952। ये आपने याद रखना, इट वाज साइन इन द ईयर 1952। इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। बिटवीन किसके बीच में? जो हमारे पास फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और जम्मू एंड कश्मीर से कौन थे? शेख अब्दुल्ला जी। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या हुए थे? साइन हुई थी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन इज फर्दर सॉलिडिफाइड एंड डिटेल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप अंडर आर्टिकल। बिल्कुल, ये भी सही है। इसका मतलब कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन? फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो ये आपने याद रखना, दिल्ली एग्रीमेंट कब हुआ था? 1952। किसके बीच में? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर से कौन थे? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी, और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, तो उन्होंने इसको फर्दर सॉलिडिफाई किया था एंड डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट वी हैव विद रेफरेंस टू द ड्राफ्टिंग हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 370। अगर हम ड्राफ्टिंग हिस्ट्री की बात करें आर्टिकल 370 की, अंडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो क्या था? ये कह रहा है कि डॉक्टर BM अम्बेडकर वाज द प्राइमरी ड्राफ्टमैन हु फॉर्मुलेटेड द स्पेसिफिक टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 370। क्या ये प्राइमरी थे जिन्होंने ये आर्टिकल 370 को क्या किया था? ड्राफ्ट किया था? नहीं, ये नहीं थे। N. Gopalaswamy Iyengar served as the chief drafter who conceptualized the local autonomy text for the state। ओके, तो ये जो 370 जो आर्टिकल था वो किसने ड्राफ्ट किया था? N. Gopalaswamy Iyengar जी ने। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। इसका मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? ओनली टू स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ना पहला, ना ये, और ना ही। ओके, तो ये आपने याद रखना है कौन सा आर्टिकल, मतलब जो ड्राफ्टमैन है, ठीक है, जो चीफ ड्राफ्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो 370 की, तो वो है हमारे पास N. गोपालास्वामी अय्यंगार, डॉक्टर BM अम्बेडकर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट
द इनिशियल स्पेशल स्टेटस फीचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो हमारे पास इनिशियल स्पेशल फीचर है जम्मू एंड कश्मीर को क्या है, जम्मू एंड कश्मीर हैड ए स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। क्या जम्मू एंड कश्मीर का जो एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था, बिल्कुल, उसका अपना फ्लैग था और ड्यूअल सिटीजनशिप फ्रेमवर्क था, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट। ये एक स्टेट क्या था, एक स्टेट इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्लैग था और इसका जो सिटीजनशिप था, ओके, ड्यूअल सिटीजनशिप फ्रेमवर्क, ओके, ये करेक्ट। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 कुड बी ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती थी अंडर आर्टिकल 360, ये यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में उस टाइम ऑटोमेटिकली ये इम्प्लीमेंट हो जाता था बाय द प्रेसिडेंट विदाउट स्टेट असेंबली अप्रूवल, बिना स्टेट लेजिस्लेटिव के अप्रूवल के बगैर यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाता था क्या उस टाइम? नहीं, ओके, तो ये गलत है। इसका मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका करेक्ट है, ओके। तो जब हमारे पास जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना फ्लैग था, अपना सिटीजनशिप थी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी उस टाइम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होती थी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, बिना स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के अप्रूवल के बगैर, ओके। तो जब ये होता था तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी होता था, ओके। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आपने ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज, देखो स्टेटमेंट वाइज है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेक्शन 4 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ओके। हमने सेक्शन 4 के बारे में बताना है जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में होता है। सेक्शन 4 मार्क्स द एक्सप्लिसिट लीगल क्रिएशन एंड बाउंड्रीज ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या सेक्शन ये बताता है कि आप मतलब कि नई बाउंड्री को क्रिएट कर सकते हैं, ओके, और आप बाउंड्रीज़ को डिमार्केट कर सकते हैं, मतलब कि अलग अलग चीज़ों में चेंज ला सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, न्यू स्टेट की यूटीज़ बना सकते हो, ओके, बिल्कुल ये सही है, ये आर्टिकल 4 में आई थी, सेक्शन 4 में, सॉरी। इट एस्टैब्लिश दैट द न्यू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल ऑपरेटिव स्ट्रिक्टली विदाउट ए लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव असेंबली, ओके। ये कह रहे हैं कि इट एस्टैब्लिश, देखो आर्टिकल जो हमारे पास सेक्शन 4 के तहत क्या था, जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया था, यूटीज़ विद लेजिस्लेचर, जिसका लेजिस्लेचर था। अब यहाँ पे लेजिस्लेचर है, तो अब बिना लेजिस्लेचर के बगैर ये कैसे हो जाता था, ठीक है। तो इस एस्टैब्लिश दैट द न्यू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल ऑपरेटिव स्ट्रिक्टली विदाउट ए लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं, यहाँ पे आर्टिकल जो हमारे पास सेक्शन 4 था, तो इसमें तो क्या बोला था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका अपना लेजिस्लेचर है, ओके। और सेक्शन 3 क्या बोलता था कि जो जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है लेकिन विदाउट लेजिस्लेचर, ओके। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका अपना लेजिस्लेचर है जम्मू एंड कश्मीर का। तो इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली फर्स्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली फर्स्ट, ये आपने याद रखना। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेक्शन 4 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो सेशन मार्क्स द एक्सप्लिसिट लीगल क्रिएशन एंड बाउंड्रीज ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद एस्टैब्लिश करेगा ये, ठीक है। तो इसमें लेजिस्लेचर होना चाहिए, ओके। तो ये गलत है, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉलिटिकल कंटेस्ट इन 2019, ओके। क्या क्या पॉलिटिकल कंटेस्ट? द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन मई 2019, लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था? मई 2019 में, बिल्कुल। रिटर्न द रूलिंग एनडीए अलायंस टू पावर, मतलब कि जब जैसे एनडीए अलायंस जो पावर में आई थी विद ए स्ट्रेंथन मैंडेट, मतलब कि पूरी बहुमत से आई थी, ओके। जो लोकसभा में जब इलेक्शन हुआ था कब? 2019 में, और जो एनडीए ये पूरी बहुमत से आई थी, ओके, बिल्कुल सही ये बात है। दिस पॉलिटिकल डेवलपमेंट डायरेक्टली accelerated the administrative step to bring Jammu and Kashmir fully under the uniform Indian legal umbrella। अब इसका सबसे मेन मुद्दा था कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को मतलब कि स्टेट सेंट्रल के अंडर लाना है, कि ताकि जो लॉज हर एक स्टेट में इम्प्लीमेंट होते थे वो जम्मू एंड कश्मीर में भी वही लॉज क्या हो, इम्प्लीमेंट हो, ओके। तो इनका ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है? बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। दोनों क्या है? दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, याद रखना। तो जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था कब? मई 2019 में, तो उसने मतलब कि एनडीए पूरी बहुमत में आ गई थी, तो उसने क्या किया था, जैसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट डायरेक्टली एक्सलेटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप अप टू ब्रिंग जम्मू एंड कश्मीर फुली अंडर द यूनिफॉर्म इंडियन लीगल एम्ब्रेला। तो ये आपने याद रखना, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Regarding the application of the Indian Constitution after the August 2019, regarding the application of the Indian Constitution after the August 2019, अगस्त के बाद जो मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है, जो कानून लाया गया था जम्मू एंड कश्मीर में अगस्त के बाद, ठीक है। ऑर्डर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो, द 2019 ऑर्डर एक्सप्लिसिटली एक्सटेंडेड ऑल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल
ओके, सही है। फॉलोइंग द ऑर्डर आर्टिकल 370 वाज कम्प्लीटली इरेज्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द फिजिकल कंटेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, देखो जो 2019 ऑर्डर एक्सप्लिसिटली एक्सटेंडेड ऑल प्रोविजन, मतलब जितने भी जो प्रोविजन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थे वो जम्मू एंड कश्मीर में लाए गए थे। ओके, अब इस ऑर्डर से क्या हो गया, जो 370 वो कम्प्लीटली इरेज किया गया एंड रिमूव्ड फ्रॉम द फिजिकल कंटेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, इसको क्या किया है, इसको सिर्फ इनऑपरेटिव किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ओके, इसको इरेज नहीं किया गया, याद रखना, ये कह रहा है कि कम्प्लीटली इरेज, इसको कम्प्लीटली इरेज नहीं किया गया, इसको इनऑपरेटिव किया गया। ओके, क्या किया गया, ऑपरेटिव इनऑपरेटिव किया गया कि अब ये ऑपरेशन में नहीं है, इसको कम्प्लीटली इरेज नहीं किया गया है। आर्टिकल को 370 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पूरी तरह से इरेज नहीं किया गया है, इसको सिर्फ क्या किया गया, इनऑपरेटिव किया गया। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये यहीं पे बच्चा क्या करता है, गलती कर लेते एग्जामिनेशन में। तो जो फॉलोइंग दिस ऑर्डर आर्टिकल 370 वाज कम्प्लीटली इरेज, नो, इसको क्या किया, इनऑपरेटिव किया गया। तो इसका मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट क्या है इसका करेक्ट। विद रेफरेंस टू द सीट रिजर्वेशन फॉर POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विद रेफरेंस टू द सीट, विद रेफरेंस टू सीट रिजर्वेशन फॉर POK कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है। 24 सीट्स आर कैप्ट रिजर्व, मतलब यहाँ पे 24 सीटों को क्या किया जाता है, रिजर्व रखा जाता है, एंड वैकेंट फॉर द पीपल ऑफ POK इन द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में। बिल्कुल 24 सीट जो है रिजर्व है वो POK के लिए। ओके, तो क्या है, 24 सीट्स आर कैप्ट रिजर्व एंड वैकेंट फॉर द पीपल ऑफ POK इन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल, these 24 seats are fully excluded when calculating the working active strength of the assembly for quorum and voting। जिस टाइम quorum में voting या और चीज़ें होती है इसको एक्सक्लूड किया जाता है। बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सी पार्ट क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, सी पार्ट। तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लीगल चैलेंजेस टू द 2019 चेंजेस। अब क्या क्या लीगल चैलेंजेस थी 2019 में चेंज लाने में। ओके, जो 2019 में जो ये अमेंडमेंट लाया, ओके, जो एब्रिविएशन हुआ आर्टिकल, उसमें क्या क्या चैलेंज दिखाए। इन दिसंबर 2023 में किया गया ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल्स 370 अनकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि 2023 में एक बेंच, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने क्या कहा कि उन्होंने ये कहा कि जो 370 को हटाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है। ये ऐसे नहीं था, बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, उन्होंने ऐसे नहीं कहा। The Supreme Court fully upheld the constitutional validity of the abrogation, ruling that Article 370 was always a temporary provision। उन्होंने ये बताया कि भाई जो 370 था वो हमेशा क्या था, एक टेम्परेरी प्रोविजन था, ये कोई परमानेंट प्रोविजन नहीं था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ओनली 2। कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा, ओनली 2। तो याद रखना, इन दिसंबर 2023 ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं, ऐसे नहीं किया था, ऐसे नहीं, कुछ नहीं बताया था उन्होंने। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर नहीं किया था, उन्होंने ये बताया था द सुप्रीम कोर्ट फुली अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द एब्रिगेशन। उन्होंने कहा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, और जो 370 थी वो हमेशा क्या था, एक टेम्परेरी प्रोविजन, वो कभी ना कभी इसको हटा दिया जाता था। ओके, regarding the Jammu and Kashmir constitution, consider the following statement. It was adopted by the Jammu and Kashmir State Constituent Assembly on November 17, 1956। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, हमने जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बताना है। कब अडॉप्ट किया था, इट वॉज अडॉप्टेड बाय द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 17 नवंबर 1956 में। बिल्कुल करेक्ट है। कब किया था, ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। 17 नवंबर 1956 को क्या किया था जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अडॉप्ट किया था 17 नवंबर 1956। दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इट वाज अडॉप्टेड बाय जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कब अडॉप्ट किया था, नवंबर 17, 1956 में। ओके, सेकंड वन इज़ इट ऑफिशियली केम इनटू इफेक्ट एंड वाज एनफोर्स ऑन
कब ये ऑफिशियली इफेक्टिव में आया था? ये आया था 26 जनवरी 1957 में। कब? 26 जनवरी 1957 कब आया था? 26। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो ऑफिशियली कब आया था ये? 26 जनवरी 1957 में। और अडॉप्ट कब किया था? 17 नवंबर 1956 में। तो 17 नवंबर 1956 में अडॉप्ट किया गया था। और कैम इनटू फोर्स कब आया था? 26 जनवरी 1957 में। 26 जनवरी 1957 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाई थी पूरी इंडिया की? ठीक है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950। और यहाँ पे 7 साल की बात है। ठीक है, तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देखो अभी तक जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करो, इतने बच्चे देख रहे हैं, एक भी बच्चा सब्सक्राइब नहीं करे, ये चीज़ तो गलत है ना। आप लोगों के लिए देखो मैं इतनी मेहनत करके चीज़ें लेकर आता हूँ कि आप लोगों की सिलेक्शन हो और हर एक चीज़, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें। ओके।